गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ और ये एनसीईआरटी का नोट्स है जो बीपीएससी में काफ़ी लाभदायक रहेगा। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है मैं उसी को कवर करवाऊँगी। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अभी वीडियो शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, आम्ल, एसिड, आम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। ये स्वाद में खट्टे होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि हमेशा क्वेश्चन में आता है कि आम्ल जो है नीले लिटमस को कौन सा रंग प्रदान कर देता है। वो आम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और एसिड मतलब अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है अम्ल, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल और अक्जेलिक अम्ल। और सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब क्षारक देख लेते हैं, ठीक है। वे स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अभी पढ़े थे कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं, वो अम्ल होता है, और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, एक दूसरे को उल्टा होता है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और प्रबल क्षारक जो होता है इसका NaOH, KOH और CaOH2। और दुर्लभ क्षारक जो होता है NH4OH। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जिसमें NaOH, KOH, MgOH2 होता है। लवण जो होता है लवण अम्ल या क्षारक की परंपरा अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए NaCl और KCl। सूचक है कि सूचक किसी दिए गए विकल्पों में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी है इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा। इस नोट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सूचक का प्रकार: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल जो हल्दी है ना। और कृत्रिम संश्लेषण सूचक जो होता है ये रासायनिक पदार्थ है। ये मेथिलीन, ऑरेंज और फिनोल्फैथेनिल होता है। और गंधीय सूचक होता है इन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल, सब गंध सुगंधित देता है ना, इस तरह से, ठीक है। अब सूचक रंग गंध परिवर्तन और रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ और अम्ल के साथ दोनों देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन आ जाएगा, तो लिटमस। आम्ल में लाल दिखेगा और क्षार में जो नीला दिखेगा। लाल पत्ता गोभी का रस आम्ल में तो लाल ही दिखेगा, बट जो क्षार में है हरा दिखेगा ही। हल्दी जो है आम्ल में कोई बदलाव नहीं होगा, हल्दी ही दिखेगा, बट जो क्षारक में है वो लाल दिखेगा। हल्दी जो लाल दिखेगा क्षारक में, ठीक है। अब कृत्रिम सूचक देखिए, कृत्रिम सूचक जो कि हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये जो आम्ल में नीला दिखेगा और क्षारक में गुलाबी दिखेगा। फिनोल्फोथिलीन जो कि रंगहीन दिखेगा, किसमें, अम्ल में, और क्षारक में जो है फिर गुलाबी दिखेगा। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में तो लाल दिखेगा पर क्षारक में पीला दिखेगा। इस तरह से देख लिए। अब हम देखते हैं गंधीय सूचक, जैसे कि वैनिला
वनीला जो है अम्ल के साथ में जो समान गंध रहती है, बट क्षार में इसका कोई गंध नहीं रहता है, उड़ जाता है गंध। और लौंग का तेल में अम्ल के साथ समान गंध रहेगा, पर क्षार के साथ कोई इसका गंध नहीं रहेगा, ये गंध जो है ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं अम्ल या क्षार के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु और लवण प्लस हाइड्रोजन, और क्षारक में क्षार प्लस धातु और लवण प्लस हाइड्रोजन। दोनों को देखिए किस तरह से सूत्र देख लीजिए। 2HCl प्लस Zn, धातु क्या होता है, Zn होता है, और लवण ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन की क्या होता है, तो H2 होता है। इस तरह से 2NaOH मतलब क्षार प्लस Zn धातु, उसके बाद लवण Na2ZnO2, ये लवण का प्लस हाइड्रोजन H2। इस तरह से पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि विज्ञान कक्षा 10 में क्या है, जो देख लेते हैं, बुक उसी का है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। थोड़ा सा मुश्किल लगेगी क्योंकि इसमें सूत्र बहुत सारा रहता है, इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने में। फिर भी एक बार देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन अवश्य ही दिखता है हर एग्जाम में। तो अम्ल के साथ और क्षार के साथ कैसे क्या करता है, जो देख लेते हैं। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस CO2 प्लस जल, इसका 2HCl प्लस Na2CO3S, और फिर 2NaCl AQ प्लस CO2G प्लस H2AI होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल होगा। HCl प्लस NaHCO3 NaCl AQ प्लस CO2G प्लस H2G होगा। चूने के पानी का टेस्ट उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाती है, जिसका सफ़ेद अवक्षेप होता है। ठीक है। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर जो है, अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर जो है CaCO3S प्लस H2OI प्लस CO2G CaHCO3AQ जल में घुलनशील होता है। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या है? अम्ल प्लस क्षारक और लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षार की प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस AQ प्लस HCl AQ प्लस NaCl AQ प्लस H2AI। मतलब क्या है कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक और अम्लीय लवण प्लस जल, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक तो बनेगा क्षारीय लवण प्लस जल, और प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक तो बनेगा उदासीनीय लवण जल, और दुर्लभ अम्ल प्लस दुर्लभ क्षारक तो बनेगा उदासीनीय लवण जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल तो बनेगा लवण प्लस जल। CuO प्लस H2HCl और CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का कैसा रंग होता है, तो नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड को प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए CuMgO, अम्ल क्षारक और लवण। देखिए यहाँ देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, जैसे धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार तो लवण प्लस जल, CO2 प्लस CaOH2 और इसका बनेगा CaCO3 प्लस H2O। मतलब धात्विक
ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होती है और तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय जीवन में अम्ल और क्षारक क्या है कि जल की उपस्थिति में अम्ल मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन HO3O प्लस हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस H2O और H3O प्लस HCl प्लस H2O और H3O प्लस Cl माइनस बन गए, मतलब जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस तरह से सूत्र दिया हुआ देख लीजिएगा। NaOH H2O, फिर Na प्लस क्या बनेगा तो OH माइनस बनेगा, मेगा OH2 जो है H2O Mg2 प्लस 2OH माइनस बनेगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। जैसे देखिए अम्ल है और जल है, ठीक है, देखिए जल में अम्ल मिला रहा है और यहाँ पर जल में अम्ल में जल मिला रहा है और यहाँ पर जल में अम्ल, तो ये गलत है। जल में अम्ल मिलाना चाहिए, या कि नहीं कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। ठीक है, जल पहले देंगे उसके बाद अम्ल देंगे। सांद्रता अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आश्वलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, टूट के बिखर सकता है तो चोट पहुंच जाएगा। तो इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जल के अम्ल में डालने पर मिश्रण आश्वलित होकर बाहर आ जाता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अब देखते हैं कि अम्ल प्लस धातु लवण H2 धातु के साथ और लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया किस तरह है। धातु का कार्बोहाइड्रेट के बाका कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल और धातु का कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल, तो क्षारक के साथ लवण प्लस जल इस तरह से बना है। देखिए लवण प्लस H2 धातु के साथ और लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक अभिक्रिया जो अम्ल के साथ लवण प्लस जल बनाता है। धातु बाका कार्बोनेट के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है पर धातु कार्बोनेट के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। अम्लों या क्षारकों की सामान्यता क्या है। सभी अम्ल H प्लस आयन को उत्पन्न करती है और क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करती है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये अनुकृत हो जाता है और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रतीक या आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल में प्रबलता क्या है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचना द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचना अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न साधारणता में विभिन्न रंगों में परिवर्तित करते हैं। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थिति जो है H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P है पुषांश पेंटोन कहा जाता है जो कि एक जर्मन शब्द है। ठीक है, P जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH 7 जो होता है उदासीन विलयन होता है। pH 7 से जो रहता है कम वो अम्लीय विलयन होता है। मतलब pH 7 मतलब बराबर रहता है तो उदासीन विलयन होता है। pH 7 से
कम रहता है तो अम्लीय विलयन रहता है, pH 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारीय विलयन रहता है। यहाँ सिंबल का प्रयोग करके भी दिखाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। यह स्केल 0 से लेकर 14 तक का pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए किस तरह से है, यहाँ पर दुर्लभ, यहाँ पर प्रबल अम्ल होता है ना, दुर्लभ और प्रबल अम्ल CH3COOH H2CO3 और प्रबल का है HCl2H2SO4 और HNO3 प्रबल है। दुर्लभ क्षार का है कि NaOH, प्रबल क्षार का है NaOH, KOH, CaOH2, OH आयन मात्रा, H आयन मात्रा, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। देखिए 7 है ना, 7 बीच में है, इधर जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा और इधर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। दोनों को दर्शाया जाता है। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H आयन सांद्रता की कमी, दोनों दर्शाता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है कि पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर 7.0 से लेकर 7.8 pH पारस रेंज, पारस मतलब कि है रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे मिट्टी का pH मान, मिट्टी का pH मान जो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH पारस मतलब कि रेंज की आवश्यकता होती है, मतलब एक अच्छी pH रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाने के बाद उनको उर्वरक मतलब उनको जो है भूमि को पूरक बना देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH मान क्या होता है कि हमारा अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl उत्पन्न ना करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl उत्पन्न करता है, तभी जो भोजन है पाचन होता है पूर्ण रूप से, अन्यथा नहीं होता। अपच की स्थिति में अदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण अदर में दर्द मतलब पेट में दर्द जलन अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय मतलब मुँह दांत में जो होता है, मुंह के pH का मान जो होता है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल मतलब दंत वलय कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर क्षारित हो जाता है, क्षारित हो जाता है। और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से जो आत्मरक्षा, जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि क्षारक है, क्षारक वहाँ पर लगाएंगे तो आराम मिलेगा। तो बताया गया है कि मधुमक्खी का जब डंक मारे ना, तो उस समय अगर बेकिंग सोडा है घर में तो उसको लगा लीजिए तो आराम मिलेगा उससे। नेटल है कि डंक वाले बाल जे मेसोनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। कौन सा? मेसोनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डंक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। एक पौधा आता है, हमेशा गांव में अक्सर मिल जाता है डंक पौधा, चिड़चिड़ी पौधा के भी नाम से जाना जाता हो। ऐसे डंक जैसे ऐसे मुँह करके उसका फूल रहेगा। लवणों का pH मान, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार तो उदासीन लवण बन जाएगा। क्या मतलब कि प्रबल अम्ल अब प्रबल क्षार बना देगा तो क्या कर देगा? उदासीन कर देगा।
अब परवल आम्ल और दुर्बल क्षार मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण बन जाएगा ना। अब परवल क्षारक और दुर्बल आम्ल तो क्षारीय लवण बन जाएगा। इस तरह से दिखाया गया है। अब देखिए साधारण नमक का रसायन 1 2 3 4 5 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्ट ऑफ पेरिस, सबका सूत्र क्या है एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, और धोने वाला सोडा का धोने का सोडा ये जो है N2CO3 10H2 होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 SO4 1/2 2HO होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक एक करके देख लेते हैं। अभी पढ़े थे NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2NaCl + 2HO2 इस तरह से देखिए 2NOH करके बना देगा, जिससे कि एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन बनाता है। उपयोग के लिए क्या आता है तो H2 जो ईंधन मार्गरीन में होता है, Cl2 जो जल की स्वच्छता, PVC और CFC, HCl जो है इस्पात की सफाई औषधियाँ के लिए, और NaOH जो है इसको जो धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए और साबुन कागज़ बनाने के लिए लिया जाता है। Cl2 जो होता है प्लस NaOH होता है विरंजन चूर्ण, जो घरेलू विरंजन वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। विरंजन चूर्ण मतलब शुष्क बुझे हुए चूने, है ना। इसका सूत्र अभी ही देखे थे कि CaOH2 होता है। उपयोग इसका क्या होता है तो वस्त्र उद्योग में सूती या लिनेन में विरंजन के लिए हो जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा के विरंजन के लिए होता है। रासायनिक उद्योग में एक उपाचायक के रूप में होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाते हैं विरंजक चूर्ण को। अब बेकिंग सोडा NaCl + H2O + CO2 + NaOH3 इसका बनाएगा क्या तो NH4Cl + NaHCO3 या बेकिंग सोडा। यह दुर्लभ क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें न्यून अभिक्रिया होती है। इस तरह से दिया है। उपयोग इसका क्या होता है, बस ख़त्म हो गया है। इसका उपयोग क्या होता है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग से होता है। इसका उपयोग बोरोक्स के उत्पादन में होता है और इसका उपयोग जो है घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है ना। धोने वाला सोडा का जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, ठीक है। उपयोग इसका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने या जोड़ने का काम करता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या के क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उसका उदाहरण है कि CuSO4 5H2O क्रिस्टल के जल के 5 गुना है। Na2CO3 10H2O क्रिस्टल के जल के 10 गुना है और CaHO4 2H2O में क्रिस्टल के
जल के 2 गुना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, मतलब कि जो है नोट्स समाप्त हो गया है। थोड़ा मुश्किल है, लेंदी है, तो एक बार अगर सुन नहीं सकते तो एक बार खुद से पढ़ लीजिए वीडियो रोक के।